नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट VVIE प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा। इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, ये जो तीनों वर्ड है बच्चों, तीनों की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। क्या प्रदर्शित करता है? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि इस प्रकार से आप सभी का उत्पादन संभावना वक्र होता है। ये क्या प्रदर्शित करता है? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र दिए गए तकनीकों के आधार पर दो वस्तुओं के वैकल्पिक संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे घुमा करके थोड़ा पूछा है बच्चों, तो आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यही क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था और इसे इन्होंने क्या दिया, परिभाषा दिया था अर्थशास्त्र का बच्चों कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने ही कहा था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इनमें से कौन भारत का अर्थशास्त्री है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रघुराम राजन आपका भारत का अर्थशास्त्री है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये रघुराम राजन आपका RBI का गवर्नर रह चुका है। क्या? RBI का गवर्नर रह चुका है। पहले के नोट में आप लोग देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता, इसका साइन रहता था रघुराम राजन का। क्या? तो ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और ये भारतीय अर्थशास्त्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा बच्चों। और एडम स्मिथ ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और रॉबिन्सन ने क्या कहा था बच्चों? रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो किसने क्या कहा था आप लोग याद रखिएगा बच्चों, यहां से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है उत्पादन, यह भी आपका आर्थिक क्रिया का प्रकार है। दूसरा है उपभोग, यह भी आपका आर्थिक क्रिया का प्रकार है। उसके बाद है विनिमय एवं निवेश, यह भी आपकी आर्थिक क्रिया का प्रकार है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी आपकी आर्थिक क्रिया के प्रकार है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, यानी कि इन सभी का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। देखिए बच्चों इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि में बड़े बड़े इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जिसे समष्टि का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी देश का राष्ट्रीय हो गया, किसी देश का GDP हो गया, ठीक है ना, रोजगार स्तर क्या हो गया, बेरोजगारी का स्तर क्या है, किसी देश का बात करेंगे तब समष्टि अर्थशास्त्र होगा। और व्यक्तिगत इकाइयों की बात हो जाएगा किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। यहां से भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता तो एक ही होता है बच्चों, तो इसका अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? व्यष्टि होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो किसमें करेंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन। इन सभी का अध्ययन किसमें करेंगे बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का
संयोग है। तो देखिए बच्चों, वस्तुएं दो प्रकार की हम लोगों ने पढ़ा था, प्रतियोगी वस्तुएं और एक पूरक वस्तुएं। ठीक है, प्रतियोगी वस्तुएं किसको कहते हैं? जिसका लगभग जो वस्तुओं का यूज लगभग एक जैसा हो। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में हम लोग देख सकते हैं कोको कोला और पेप्सी, ये क्या है? प्रतियोगी वस्तुएं। यहाँ पे देखिए चाय और चीनी आपका क्या है बच्चों? ये आपका पूरक वस्तु है, एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा, उसी को पूरक वस्तु कहते हैं। ब्रेड और मटर ये भी आपका पूरक वस्तु है। कार और पेट्रोल ये भी आपका पूरक वस्तु है बच्चों। उसके बाद देखिए पेप्सी और कोको कोला, ये दोनों का यूज सेम है बच्चों, दोनों कोल्ड ड्रिंक है। तो यही आपका क्या है? प्रतियोगी वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत एच यानी कि वाई एच के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? कौन से एच के समांतर बोल रहे हैं? वाई एच के समांतर। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका वाई एच, ये हो गया आपका एक्स एच और ये हो गया आपका मांग रेखा। तो ये वाई एच के समांतर होती है तब मांग की लोच क्या हो जाती है बच्चों? जीरो हो जाता है। और एक्स एच के समांतर होती है तब क्या होती है? इनफिनाइट हो जाता है। तो वहां पे बोला है वाई एच, तो वाई एच के समांतर क्या हो जाती है? जीरो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो हो जाएगा। और आप लोग दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अगर वाई एच के समांतर हो जाए तब जीरो हो जाएगा और एक्स एच के समांतर हो जाए तब क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं को निर्माण करना ही क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। और जो साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उत्पादन किसे कहेंगे? साधनों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण करने का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। और जो इस प्रक्रिया को फॉलो करता है, जो उत्पादन करता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित साधनों के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए यहां पे पहले समझिएगा, कुल उत्पाद में परिवर्तन की बात करें या तो एक अतिरिक्त इकाई से कुल में जो परिवर्तन आएगा, एक अतिरिक्त का बात आया तो कुल में परिवर्तन का बात आए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सीमांत कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसे क्या कहेंगे? सीमांत उत्पाद करेंगे। यहाँ पे उत्पाद दिया हुआ है, वहां पे उपयोगिता दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां तो या तो लागत दे दिया जाएगा, सारा में यही कंडीशन होता है, कुल में परिवर्तन तो एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सीमांत कहेंगे। तो यहाँ पे उत्पादन है तो सीमांत उत्पादन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता कौन होता है? मतलब उत्पादन कौन करता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? उत्पादकता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु के 24 तथा 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? तो अभी हमको पहले बताएं, एक अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग से जो उत्पादन किया जाता है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है? सीमांत उत्पादन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले 5 था, फिर क्या हो गया? 6 इकाई का प्रयोग किया। जब 5 का प्रयोग कर रहा था बच्चों तब कितना का उत्पादन कर रहा था? 24 का। अब जब 6 का प्रयोग किया तब कितना का उत्पादन हुआ? 30 का उत्पादन हुआ। तो देखिए एक का अतिरिक्त का किया ना, यहाँ पे एक पहले 5 करता था अब 6 किया, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के साधन का प्रयोग किया। तो एक अतिरिक्त इकाई के साधन प्रयोग करने से कितना बढ़ा? 24 में 30 में 24 घटाएगा कितना बढ़ा? 6 इकाई का उत्पादन बढ़ गया। तो यही इसका सीमांत उत्पादन हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सीमांत 6 इकाई। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा? 6 इकाई। उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए बच्चों, बहुत ही फायदा होगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, यही टाइप का यहाँ पे डेटा चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप तो वहां थोड़ा घबरा जाइएगा, तो डेटा चेंज करने पर भी नहीं घबराइएगा, इस प्रकार से पढ़िए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगाम को क्या कहेंगे? देखिए फिर एक अतिरिक्त इकाई आ गया तो आगाम, यहाँ आगाम है तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त का अभी बताइए सीमांत हो जाएगा, तो सीमांत आगाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? तो कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है। उत्पादन बढ़ाएंगे, परिवर्तनशील लागत किसमें लगता है? कच्चे माल में, आपका हो गया क्या, बिजली में हो गया, मजदूर में। तो अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो इसी में तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है, स्थिर तो स्थिर रह जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, किसी फर्म को लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो लाभ किसमें करेंगे? जितना पूंजी लगाए बच्चों, जितना पूंजी लगाए, देखिए
क्या करेंगे, जो जो पैसा आया, क्या करेंगे, जो पैसा आया उसको क्या करेंगे, जितना पूंजी लगाए वो घटा देंगे। नहीं होता है, मान के चलिए आप लोग क्या किए, 200 रुपया पूंजी लगाए, कोई सामान खरीदे ना, कहे मान के 200 रुपया पूंजी लगाए बच्चों, और उसको पूंजी लगा करके आपने कितना में बेचा, उसको 300 में बेचा, तो क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू कितना हो गया, 300 हो गया। 300 में हम लोग 200 माइनस कर देंगे, तभी तो फायदा निकलेगा। इसी प्रकार से फायदा निकलना ना, तो टोटल रिवेन्यू में क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट, कुल लागत को घटा देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फर्म की संतुलन की क्या शर्त पूरा होना आवश्यक है, तो क्या शर्त पूरा होना आवश्यक है कि एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू हिंदी में बोलेंगे तो इसको सीमांत आगाम, क्या बोलेंगे हिंदी में, सीमांत आगाम आपका बराबर होना चाहिए बच्चों, किसका, सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। आगाम आपका बराबर होना चाहिए सीमांत लागत के, तभी संतुलन की अवस्था यह पूरा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एमआर इक्वल टू एमसी, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब, मतलब कब संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पूर्ति में कमी होगी तब संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर बाजार में पूर्ति ही नहीं होगी, सामान आएगा ही नहीं, तो कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रम का क्या तात्पर्य है, तो श्रम का क्या तात्पर्य है बच्चों, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा ही श्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो सारा आ सकता है लेकिन और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा था, मार्शल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा, किसने लिखा था, मार्शल ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से आपकी उत्पादन संभावना वक्र होती कि ना, तो इसके ढाल किधर गिर रही है बच्चों, इसकी ढाल गिर रही है बायां से दायां, इधर आपका बायां हो गया, इधर आपका दायां हो गया, तो ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन ऑप्शन में ऊपर से नीचे नहीं दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ बायां से दायां दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बायां से दायां गिर रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, आर्थिक लागत है बच्चों, और एक इसका और वैकल्पिक नाम है, क्या है, हस्तांतरित लागत। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, और अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गोसेन का दूसरा नियम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है, और सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम को पहला नियम। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, पहला नियम किससे कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम को, और दूसरा नियम किससे कहा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को दूसरा नियम कहा जाता है बच्चों। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य मांग वक्र का ढाल गिरता है, तो मांग वक्र इस प्रकार से होता है ना बच्चों, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऋणात्मक ढाल हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है, और नीचे से ऊपर अगर चढ़ता तब क्या होता है, धनात्मक होता बच्चों। तो सामान्य मांग वक्र का ढाल क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरता है, और ये ऋणात्मक ढाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, तो किसके अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी को मुद्रा में मापा जा सकता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, ठीक है, तो उसे प्रत्येक व्यक्तिगत गोलगप्पे से इकाई से पहला से 15 यूटिल्स, दूसरा से 12 यूटिल्स, तीसरा से 10 और चौथा से 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपयोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। तो 4 गोलगप्पे के उपयोग से पूछ रहा है कि टोटल से पूछ रहा है, तो सभी पहला से मिल रहा है आपका 15, दूसरा से 12, तीसरा से 10 और चौथा से 8, तो चारों को जोड़ दीजिए ना, वही हो जाएगा आपका कुल उपयोगिता। तो चारों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, यहां सी लिखा गया है, तो 45 यूनिट इसका राइट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित वस्तु साधनों की कीमतें। साधनों की कीमतें क्या हो जाएगी बच्चों, मांग को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, ये तीनों आपकी मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, यदि किसी वस्तु की एक्स की कीमत में कम होने से वाई की मांग कम हो जाती है। देखिए एक्स की कीमत कम होने से क्या हो रही है, वाई की मांग ऑटोमेटिक
कम हो जा रही, तो दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो ये क्या है? प्रतियोगी वस्तु है। प्रतियोगी वस्तु का कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत लॉज का मान क्या होगा? तो मैं बार बार इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ कि मांग की कीमत लॉज का फॉर्मूला क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा क्या होता है? कीमत, यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। बताओ तो देखिए बच्चों, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है? 8% का परिवर्तन हो रहा है। और कीमत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है? 5% का परिवर्तन हो रहा है। तो 8/5 कितना आएगा? 1.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये किसका, ये ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध पाया जाता है? यहां एकाधिकार पूछा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइस हमेशा क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, ठीक है, यहां पे P होगा। प्राइस क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बार बार आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन में हम लोग अभी यहां नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि कुल यहाँ पे बाजार मांग क्या होगा, ठीक है। वस्तु की कीमत 4 पर, यहाँ पे 4 कीमत दिया है, तो बाजार मांग क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। ये बहुत बार मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करवाया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है? तो कौन सी फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः प्रतियोगी फर्म। पूर्णतः प्रतियोगी फर्म क्या होती है बच्चों? कीमत ग्रहण करने वाली होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीन वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपका साइंस और कॉमर्स वाला एग्जाम हुआ था, उसमें आ चुका है, और आप लोगों के लिए भी आई है, ठीक है, इसको रट लीजिए। किसने किया था? J.R. हिक्स ने किया था। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों? एक क्या, अभी एक्स और वाई वाला मैंने आपको समझाया था कि एक्स की कीमत में क्या होती? कमी होती, तो वाई की कीमत क्या हो जाती? ऑटोमेटिक कम हो जाती। तो ये दोनों वस्तुएं किस प्रकार से थी? आपकी थी ये दोनों वस्तुएं प्रतियोगी वस्तु में। तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी क्या है? प्रतियोगी वस्तुएं हैं बच्चों। तो क्या होगी? गुलाब जामुन की मांग कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु संयुक्त की मांग संयुक्त मांग होगी? तो संयुक्त मांग किसका होता है? पूरक वस्तुओं की होती है। तो कौन है पूरक वस्तु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल क्या है? ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो किस बाजार संरचना में सीमांत लागत में संरचना पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 5 रुपए प्रति इकाई, एक इकाई का कितना दाम है बच्चों? एक इकाई का है 5 रुपया, ठीक है। तो 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम, तो 60 इकाई से कुल कितना आगाम प्राप्त होगा? कितना आय रेवेन्यू जनरेट होगा? तो 5 गुना 1 का दाम 5 है, तो 60 का कितना हो जाएगा बेवकूफ? 300 हो जाएगा। तो 300 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में क्या होगी? किसी वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाएगी। क्या होगी? कमी आ जाएगी बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ा दी जाए, फर्मों की दुकानों की संख्या बढ़ा जाए, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? दुकान बढ़ेगा तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।